प्रेप लैडर का फर्स्ट सेकेंड ईयर वाला प्लान लिया था 2021 में। फंडामेंटल मेनली वहीं से बिल्ड हुआ है। तो मेन रहता है कि उसको मॉनिटर करना कि हाँ आज 2.5 घंटा पढ़ाई हुई तो कल उससे सिर्फ बेशक 15 मिनट ऊपर ही करो, पर रोज उसे मॉनिटर करो। दीपक सर एंड बाकी माइक्रो एंड पैथो के लिए तो प्रीति मैम। यदि मारो सर सबके फेवरेट है। हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक आंजना और आज हमारे साथ है डॉक्टर हर्ष और डॉक्टर अस्मिता, जिन्होंने रिसेंटली अपना एफएमजी एग्जाम पास किया है। तो आज इनसे हम जानेंगे उनकी पूरी जर्नी, कॉलेज में उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, इंडिया आने के बाद कैसे प्रिपरेशन करी, सारी रिवीजन स्ट्रेटजी और भी बहुत सारी चीज़ें इनसे जानेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। सो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yes, I am Dr. Asmita Pandey. I did my graduation from Jiangsu University, China, and I recently scored a score of 223 in my first attempt. Okay. My name is Harshvardhan Luthra. I graduated from VNMU, Ukraine, and I recently scored a score of 220 in my first attempt. सो मेनली एफएमजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे, जो स्टार्ट बेसिक से अगर हम बात करें कि आप लोगों ने कब से बेसिक से स्टार्ट करी, तो कॉलेज में कैसे पढ़ाई हुई, कैसे स्टार्ट किया आपने? बेसिकली तो प्रेप लैडर का फर्स्ट सेकेंड ईयर वाला प्लान लिया था 2021 में। तो मतलब फंडामेंटल मेनली वहीं से बिल्ड हुआ है। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद प्रेप लैडर ओनली, एंड देन कॉलेज में 2021 से चालू किया पढ़ाई, मेन लेक्चर्स देखना, एंड तब टाइम था। फिर उसके बाद मतलब gradually then I switched to the main subjects, and then I had time, so I did the main videos also, and then Q banks, and then gradually shifting to the GTs and custom modules. कैसे पता कैसे चला था कि प्रेप से प्रिपरेशन करनी है, बाकी चीज़ें? Seniors recommended. ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यू? मैंने बेसिकली कॉलेज से तो बहुत अर्ली मतलब स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट ईयर से, पर अपना सिर्फ बुक से सिर्फ फाउंडेशन बनाया था। वो फाउंडेशन पहले बिल्डअप हुआ, फिर उसके बाद मैंने उसको वीडियो से सप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे जो कमज़ोर थी। मैं पहले सिर्फ क्वेश्चंस करता था। अक्सर क्या होता है कि हम वीडियोस देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, आपको एक बकेट मिलती है नॉलेज की, फिर उसके अंदर से आप इंफॉर्मेशन यील्ड करते हो, हाई यील्ड। पर एक बार आप क्वेश्चंस कर लेते हो, फिर उसके बाद आप जब वीडियो देखते हो आपको पता चलता रहता है कि हाँ ये पूछा गया था तो ये हाई यील्ड होगा, ये पूछा गया था, तो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड होती गई और उसकी तरह सप्लीमेंट करता गया। मेन हार्डकोर प्रिपरेशन तो लास्ट में ही हुई है 6th ईयर में। और अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि एफएमजी प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो एक चैलेंजेस होता है कि भाई कैसे स्टार्ट करें, कैसे चीज़ें होगी, तो आपने जब कॉलेज में स्टार्ट करी तो कैसे उस चीज़ को डील किया आपने पूरा? हाँ, चैलेंजेस तो थे। मतलब पहले सिटिंग आवर्स बहुत कम होता था, एंड फिर स्ट्रेस होता था एट द एंड ऑफ द डे कि मतलब आज ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा। बट फिर ग्रेजुअली आदत बन जाती है, वो फिर ऐसे टाइमर सेट करके इतनी देर बैठना है, हो जाता था। एंड व्हाट अबाउट यू? वही स्टार्टिंग में मेन तो बैठने की दिक्कत होती है, तो स्टार्ट पर मेन रहता है कि उसको मॉनिटर करना कि हाँ आज 2.5 घंटा पढ़ाई हुई तो कल उससे सिर्फ बेशक 15 मिनट ऊपर ही करो, पर रोज़ उसे मॉनिटर करो कि हाँ इतना पढ़ाई करनी है और इतना हो रही है। मॉनिटर करोगे तो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसी क्या चीज़ थी, मतलब कि इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि प्रेपरेटर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ये आपने कैसे सोचा, कैसे डिसाइड? सीनियर्स जिनसे भी बात होती थी, एफएमजी जिन्होंने क्लियर कर लिया था, तो उनसे ही मतलब रिकमेंडेड था कि प्रेप लैडर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एफएमजी। मतलब वही सीनियर्स का ही मेन सपोर्ट रहता है, और प्लस में यूट्यूब वगैरह से सर्च करो तो रिवीजन वीडियोस आती हैं, क्वेश्चंस के रहते हैं, तो उसमें जैसे मारवा सर की वीडियो देख लियो, उसमें मेडिसिन के बारे में, प्रीति मैम का देख लिया, पैथो माइक्रो, उसके हिसाब से देखा तो अच्छा लगा, फिर उसके बाद वही कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। ठीक है। और कोई फेवरेट फैकल्टी जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट यस, प्रिपरेशन में दिया? दीपक सर एंड बाकी माइक्रो एंड पैथो के लिए तो प्रीति मैम। एंड व्हाट? मारवा सर मेडिसिन। यदि मारो सर सबके फेवरेट है। सो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो कैसे चीज़ों को किया रिसोर्सेज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है उसमें, मेन वीडियोज़ हैं, रैपिड है, LRR है, तो आपने कैसे उसको बैलेंस आउट किया एप्लीकेशन में? मतलब जब टाइम होता है, मतलब 3rd ईयर में टाइम था, तो मेन वीडियोस देखा ऑफ कोर्स, क्योंकि दिमाग में रहता है एट द बैक ऑफ द माइंड कि नहीं मेन वीडियोस का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो मेन वीडियोस देखा तब। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया 2023 ऑनवर्ड्स, मतलब जब मेन वीडियोस डन था, क्यू बैंक्स भी मतलब कर लिए थे, सारे क्यू बैंक्स नहीं किए बट कुछ कुछ मेन टॉपिक्स की कर लेती थी जो हाई यील्ड पता होता था। फिर 2023 ऑनवर्ड्स मैंने RR देखने चालू कर दिए थे। फिर उसके बाद रिविजन वाला चालू था मेरा। वो ट्यूबिंग वगैरह?
क्यू बैंक मैंने, हाँ क्यू बैंक करा था विद मेन वीडियोस, लेकिन जब 2023 ऑनवर्ड्स मैंने कस्टम मॉड्यूल पे शिफ्ट कर लिया। ओके, नोट अबाउट इट। मेरा ना तो मेन रेट्रो पर्सपेक्टिव रहता है कि पहले क्वेश्चन बैंक किया, PYQ जैसे उसके अंदर ऐड रहते हैं, आप पहले क्वेश्चन बैंक किया, फिर उसके अंदर मेन चीज़ ये रहती है, वीडियो आप खोलो तो उसके नीचे टॉपिक का सेग्रीगेशन रहता है, तो आपको पता चल गया कि हाँ आपका ये टॉपिक गलत हो रहा है। और आप जैसे 3-4 क्वेश्चन बैंक करते हो 3-4 ईयर्स के, तो आप उसमें कॉमन टॉपिक ढूंढ सकते हो कि हाँ लगातार जैसे HIV गलत हो रहा है, तो आप HIV में सीधा टारगेट करो, फिर दोबारा क्वेश्चन बैंक करो, स्कोर इंक्रीज हो जाता है। उससे फिर रिवाइज करना इजी पड़ता है कि अपने को हाँ, पता है कि हाँ। इतने मेन नोट्स में क्या क्या चीज़ अपने को पढ़नी है, किस हिसाब से अपने को फोकस करना है। और एक चीज़ रहती है कि जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो ज़्यादा याद रहता है हमेशा। वो चीज़ तो है। और मॉक टेस्ट का क्या सीन रहता है, कितने मॉक टेस्ट आपने दिए, हाउ फ्रीक्वेंटली यू स्टार्टेड, कब स्टार्ट किया देना मॉक टेस्ट, और कितना इंपॉर्टेंट होता है देना? हाँ, मॉक टेस्ट आई थिंक इज द बैकबोन आई गेस। तो GTs तो आई स्टार्टेड इन अराउंड January, 6 months बिफोर आई स्टार्टेड, एंड मतलब एवरी 15 days आई यूज टू गिव, मतलब पहले तो इनिशियली, उसके बाद मतलब 2-3 months पहले जब एग्जाम से, तो मतलब हर संडेज को, या फिर मतलब जून में तो मैंने बहुत सारे GT दे दिए थे एक्चुअली, एवरी 2nd-3rd day आई यूज्ड टू गिव अ GT, तो अराउंड 20 GTs दे दिए थे मैंने 6 months इसको एनालिसिस कैसे करते थे जीटीज को, कैसे उससे अपनी प्रिपरेशन में कैसे इंप्रूव करते थे? एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, क्वेश्चंस करना तो लोग देते बहुत सारे जीटीज, पर इशू आता है कि एनालिसिस ही नहीं कर पाते या करते नहीं है, वही, डर लगता है। बिकॉज कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं, और वो GT में अगर आपने करा है, अब आपको जो आपने किया वही आंसर याद है, इफ़ यू डोंट, अब मान लो वो गलत हो गया क्वेश्चन, तो रिव्यू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सही आंसर आपको पता होगा, बिकॉज यू डोंट नो कि वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो रिव्यू मैं कर लेती थी नेक्स्ट डे में, अगर मैंने लाइव दिया है तो मैं वेट करती थी रिजल्ट आने का, उसी दिन कर लेती थी, और अगर मैंने लाइव नहीं दिया है तो फिर एक दिन GT, नेक्स्ट डे रिव्यू। तो मतलब जैसे आपके 200+ स्कोर आए एग्जाम में, तो उसमें क्योंकि कितना रोल रहता है इन चीज़ों का, कि जब तक, क्योंकि सभी लोग देते हैं एग्जाम, 200 स्कोर बहुत कम लोग कर पाते हैं ना, तो कुछ तो ऐसा रहता होगा उसमें, खासकर जो GT वाली चीज़ें हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें आपको इम्पैक्ट जो इंप्रूव करना होती है, और बेसिक सब टॉपिक वाइज जब इंप्रूवमेंट करते थे चीज़ों को। हाँ, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट वीकेस्ट सब्जेक्ट होता था, तो उसके हिसाब से उसका रिविजन नोट से, ओके, तो मतलब बार बार मतलब ब्रश अप करना उस सब्जेक्ट को, वीकेस्ट से उसको ऊपर लेके आना, तो वो चीज़ रहता था। तो डॉक्टर साहब आपने कब से स्टार्ट किया GT देना? हाँ, GT जैसे मेरी तो होल प्रिपरेशन ही FMG की हार्डकोर सिर्फ 3 months पहले स्टार्ट हुई, पर GT सबसे पहला मैंने चीज़ करी, सबसे पहले GT दिया, ये देखा कि मैं अभी कहाँ स्टैंड करता हूँ। फिर उसके बाद वही है, मैंने एक छोटी रेड कॉपी बना रखी थी, उसके अंदर मैं अपने वीक टॉपिक्स लिखता था कि हाँ ये गलत हो रहा है, फिर क्वेश्चन की ग्रेडिंग कि ये सिली मिस्टेक है, ये आता था पर गलत हो गया, ये नहीं आता तो गलत हुआ, उस हिसाब से ग्रेडिंग करके कॉमन टॉपिक्स ढूंढ के फिर उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारी प्रोपेंसिटी होती है कि हम जो टॉपिक आते हैं उसी को बार बार रिवाइज करते रहते हैं, जो वीक टॉपिक्स आते हैं उसको छेड़ने से भी डरते हैं। पर एक बार अगर ये पेन टेकिंग अपन ने कर लिया, फिर उसके बाद ये रहता है, क्या कहते हैं कि आपका स्कोर सिर्फ इंक्रीज ही होगा। वो चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो बार बार फेल हो रहे हैं ना, वो अपने आप को एनालिसिस ही नहीं करते हैं कि कहाँ वो वीक हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, वो एक ओवरऑल नंबर देखते हैं कि एग्जाम में उन पे 148 आए, तो उनको लगता है बस 148। अब जब वो सब्जेक्ट वाइज देखेंगे ही नहीं, कंपेयर ही नहीं करेंगे अपने आप को कि भाई किस सब्जेक्ट में कहाँ स्टैंड आउट में कर रहा हूँ, तो मुझे अगर अगले टाइम में पढ़ रहा है तो मैं किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करूँ। अब ओवरऑल 90 सब्जेक्ट को सेम टाइम तो नहीं दे सकते ना, आपको कौन से वीक टॉपिक है, कौन से वीक सब्जेक्ट है, उस हिसाब से आप इम्प्रूव कर सकते हो। और प्लस में ये रहता है, क्या कहते हैं कि ये बहुत कम लोग जो पास होते हैं ना, उनमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि GTs बहुत कम दिए जाते हैं। GTs का मैं भी मानता हूँ कि मैंने भी 20 से 30 GTs दिए होंगे मजे से। बहुत बड़ी बात है वो, जो आई थिंक उतना एनालिसिस कर लो खुद को, तो पता है क्या गलतियाँ होनी। वही एग्जाम में जाके तो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, एग्जाम तो वो ये जब दे रखा है, इतने सारे एग्जाम ही दिए हमने, तो कंफर्टेबल हो जाता है। और प्लस में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमने देखते हैं कि हाँ ये वाला टॉपिक गलत हो गया, तो उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, उसी टाइम पे एकदम से बूस्ट करता है कि हाँ इसका गलत हुआ था, अब एक बार ध्यान से देख लो। एग्जाम से पहले लगा था आप दोनों में से कि 200+ आएगा स्कोर? मेरे को होप्स थी, बिकॉज एंड में GT में आने लग गए थे, 210-20 आने लग गया था, तो वही स्कोर था। तो GT के आसपास ही स्कोर रहता है एग्जाम का भी? हाँ, GT के आसपास रहता है, यस, ±20 मान के चलना चाहिए। सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू फ्यूचर FMG एस्पिरेंट्स जो भी प्रिपरेटर यूज कर रहे हैं? एडवाइस यही दूंगी कि मतलब आपको लगेगा बार बार कि हाँ मेरा हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। यू कैन ऑलवेज रिवाइज एंड जस्ट चिल अप टिल द एग्जाम कम्स। तो मतलब हाँ, इरिटेशन होती है बार बार क्यों पढ़ रही हूँ मैं, बट नहीं करना है उस चीज़ को, चाहे कितनी भी इरिटेशन हो रही हो, बट एग्जाम डे तक टिके रहना है कैसे भी। वही डॉक्टर मेरा तो है कि जितना हो सके क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्वेश्चंस करने की ट्रिक भी आएगी। MCQ सोल्व करने का एक तरीका होता है हर चीज़ का, वो तरीका एक बार आपको समझ आ गया ना, एक जैसे इंसाइटफुल थॉटनेस होती है, आप ये समझ लेते हो क्वेश्चन पढ़ के कि आप ये जान लेते हो कि एग्जामिनर आपसे एग्जैक्टली क्या पूछना चाहता है,
कई बार क्वेश्चन इतना घुमा होता है और वो पूछना बहुत सिंपल चीज़ रहता है। हाँ, प्रैक्टिस अच्छी है तब रूल आउट अच्छे से कर, हाँ, वो स्किल होता है क्वेश्चन सॉल्विंग भी। वो सबसे बड़ी चीज़ है। और 200 प्लस गेन करने का टारगेट बनाओ, पर ये बात है कि पहले अपना पास होने का जुगाड़ देख लो। पास होने की क्योंकि गेम अलग रहती है। पास होना रहता है कि जैसे एक पेपर इजी आएगा, एक पेपर टफ आएगा। इजी में अगर आप 100 प्लस पार कर लेते हो तो पास होना फिर इजी हो जाता है। सही बात है। सो हाउ कैन प्रेपरेटर यूजर मैक्सिमाइज देयर चांसेस ऑफ सक्सेस यूजिंग प्रेपरेटर? क्या क्या चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो RR 1 एटलीस्ट 2 टाइम्स कर लो, और LRR तो मैंने खुद ही 3-4 बार तो कर लिया होगा, तो मतलब ब्रश अप एवरी टाइम। एंड RR के नोट्स, अगर आप बार बार वीडियोस नहीं देख रहे हो तो नोट्स तो एटलीस्ट देख लो। हाँ ठीक है, हाँ एक बार देख लिया, जस्ट स्किम थ्रू एक बार, तो वो 2-3 बार आप कर लो RR, दैट इज ऑल्सो इनफ। एंड PYQs ऑफ कोर्स। ओके, क्वेश्चंस, do as many questions as you can, but questions is a must। आप एक बार वीडियो स्किप कर सकते हो, क्वेश्चंस नहीं। ओके। एक हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे एक तो जो अभी रिसेंटली कोई FMG फेल हुआ है, एक है जो कॉलेज में है। हाँ, 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। उन दोनों को अलग अलग क्या एडवाइस देना चाहोगे कि एक तो जिनका FMG फेल उनके पास 3-4 मंथ से ऑब्वियसली वो उस हिसाब से उनको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हाँ। तो क्या स्ट्रेटजी? जो लोग अभी दिसंबर में देने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अभी सब कुछ छोड़ दो एंड स्क्रैच से एक बार सिर्फ रैपिड रिवीजन चालू कर सकते हो। स्क्रैच से आपने रैपिड रिवीजन उठाया, हाँ ठीक है, एनाटमी मैंने करनी है, ठीक है, मेरे को 1 हफ्ता देना है उसको, 1 हफ्ते में रैपिड रिवीजन विद नोट्स कर लो। एंड फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के तीनों सब्जेक्ट कर लो, एंड उसके बाद उन तीनों के क्वेश्चन साथ में लगाओ, और 2 दिन आप आराम से क्वेश्चन ही करो केवल। फिर उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज या 5 डेज जो भी माइक्रो एंड पैथो एंड ऐसे करके आप एटलीस्ट एक बार रैपिड रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लो फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर का। फिर उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा फिर 2-3 महीने, उसके बाद रिवीजन ईजी हो जाएगा। तो रिवीजन एवरी टाइम रिड्यूस 10 डेज, तो मतलब 2 रिवीजन आपके आराम से हो जाएंगे, और LRR लास्ट के 20-30 डेज में आप LRR कर लो, सही हो जाएगा। एंड क्वेश्चंस तो करने ही है ऑफ कोर्स, कस्टम मॉड्यूल रोज 50 तो कर ही लें क्वेश्चंस। ओके। और जो कॉलेज में स्टूडेंट्स, एंड जो लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, मतलब 2nd-3rd ईयर वालों को, तो आई वुड से कि सेकंड ईयर वाले सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स पे फोकस करें, पैथो, माइक्रो, फार्मा, बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। एंड जैसा मतलब मेरा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट पेपर ही आई थिंक वाज माय डिसाइडर पेपर। तो मैंने यही चीज़ को मैंने अंडर एस्टिमेट नहीं किया था, क्योंकि यही पेपर डिसाइडर होता है। फर्स्ट पेपर अच्छा हुआ तो सेकंड पेपर में, बिकॉज क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यू डोंट नो, लाइक यू हैव अ हर्निया पेशेंट एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, बट फर्स्ट पेपर में यू नो कि हाँ इसका ये साइड इफेक्ट है, तो फर्स्ट पेपर फोकस, होते हैं फर्स्ट पेपर। हाँ, तो वो ईजी रहता है। सही बात है हर्ष। मेन गेम तो वही रहता है कि आप फर्स्ट पेपर के अंदर जितना स्कोर कर लोगे, आपके पास होने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। और फर्स्ट पेपर अच्छा जाएगा तो सेकंड में मोटिवेशन भी अच्छा रहता है। हाँ। अच्छा है, बहुत सारों का इवन ऐसा होता है कि फर्स्ट पेपर बिगड़ गया, सेकंड भी बिगड़ जाता हाँ भाई, है, जबकि सेकंड कभी कभी अच्छा होता है, हाँ, सेकंड अच्छा होता है कई बार। क्योंकि सेकंड में आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप क्वेश्चन सही करोगे आराम से। और जो कॉलेज में कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या गाइड? मतलब दोनों के लिए ही सबसे पहले मेन तो ये है, आप सबसे पहला काम करो, आप एक GT दो। देखो अगर आप स्टैंड कहाँ करते हो कि हाँ अब मेरे को इतना इंक्रीज करना है, मेरा टारगेट है कि अब वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा। एक बार आपको ये पता चल गया कि आपको जाना कहाँ है ना, तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। सही बात है। और रेगुलर उसको टच करते रहो, रेगुलर टच करते रहो, हाँ। क्वेश्चन करते रहो, हो जाता है। बस मेन रहता है क्या कहते हैं कि आप जैसे जो अभी कॉलेज के अंदर हैं मेनली, वो अभी अपना फाउंडेशन बिल्ड करेंगे ना, तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कॉलेज में है दोनों का मेन वही समझे बताओ, तो दोनों जो कॉलेज में वो मेन वीडियो से स्टार्ट करो, यस, जो यहाँ पे इंडिया आ चुके हो 3-4 मंथ में रैपिड, LRR, बेंच, GT, ये आराम से अच्छे से आप एनालिसिस करो, वही आराम से हो जाएगी। सही बात है। सो कोई फाइनल वर्ड्स प्रेपरेटर के बारे में या फैकल्टीज के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? प्रेप लैडर की फैकल्टी इज़ वेरी नाइस एंड सबकी फैकल्टी अच्छी होती है, बट आई थिंक यू शुड स्टिक टू वन। इफ़ यू हैव टेकन प्रेप लैडर, स्टिक टू प्रेप लैडर। ज़्यादा मत सोचो कि हाँ मेरा इस बार नहीं हुआ, अब मैं अगली बार कुछ और लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही नोट्स आप पढ़ चुके हो एक बार, अब आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो आप उसको दोबारा पढ़ो, सोचो कि उसी में से आपको निकाल, बिकॉज एवरी टाइम यू रीड यू गेट समथिंग न्यू। एक बार में सब, तो उसी चीज़ को आप स्टिक टू इट एंड उसी को करो। LRR 10 बार कर लो, इतना टाइम है नहीं, लेकिन कर लो। प्रेप लैडर से मतलब ये फ़ायदा है, LRR का काफ़ी फ़ायदा है, RR का भी। आई वाज स्पेसिफिकली एग्री दैट आप अगर एक उससे स्टिक करते तो उससे रहो, क्योंकि कंटेंट वही रहता है, बच्चे वही पढ़ते हैं, सेम कंटेंट पढ़ के कुछ बच्चे कुछ नंबर लाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, फोमो में तो बिल्कुल नहीं आना, बिकॉज दिस इज बेटर, दैट इज बेटर, इट्स ऐसा कुछ नहीं। और रिवीजन स्ट्रेटेजी भी कर सकते हो, उससे फायदा होगा। ओके। वैसे दोनों का FMG हो चुका है कि फ्यूचर प्लान क्या है दोनों के? आपके क्या फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान MD ओके, इंडिया से ऑप्शन है, मतलब इंडिया भी बाहर भी। अच्छा, भी डिसाइड नहीं किया? हाँ, डिसाइडेड नहीं है। ओके। और हर्ष? मैं अभी जैसे स्टेप 2 के लिए तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। अभी मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, नाइस। तो वो BMC कार्डियोलॉजी के अंदर आ रहा है। प्लीज रीड। बट आपका USA में लेकर प्लान है पर उसके बाद?
यू असेंबली है और प्लस में यहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है। पेरेंट्स का ऊपर है वो बाहर जाने देंगे कि नहीं। सो थैंक यू सो मच। और आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करा, कैसे इनके एफएमजी की जर्नी थी, बहुत सारी इनसाइट वाली बातें इन्होंने बताई। आप लोगों के भी एग्जाम प्रिपरेशन में वो चीज़ें काम आएगी। सो प्लीज़ आप ये वीडियो अच्छे से देखें और इन सारी चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन में एड ऑन करें ताकि आपको उससे हेल्प मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।